नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। सरकार ने आज इसके लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आज जो सोशल मीडिया है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। आप ये इतना सशक्त है कि आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में फेसबुक के ही केवल अगर हम बात करें तो 3 अरब यूजर्स हैं और भारत में लगभग 32 करोड़ लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो भारत में ये आंकड़ा लगभग 50 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन पिछले कई सालों से देखा जाए तो नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव बहुत तेज़ी से हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को बदनाम करना, किसी के लिए कुछ ऐसी बातों की उल्लेख कर देना आम बात हो चुकी है। इसको लेकर के उन पे लगाम लगाना एक कठिन काम हो गया था। सरकार की भी इस ओर से काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सवाल जवाब इस पर किए थे। इसको मद्देनजर सरकार ने आज इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या है वो दिशा निर्देश, कितना लगाम लगाएंगे सोशल मीडिया पर और कितना कंट्रोल हो सकता है सोशल मीडिया इन जो सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है उस पर, आज करेंगे इसी पर चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं 2 खास मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराऊंगा। हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर मिश्र और साथ में रहेंगे अनूप कुमार जी। अनूप जी सोशल मीडिया विशेषज्ञ हैं। अनूप, आपसे ही सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। आज जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो कितने प्रभावी होंगे, कितना अंकुश लगेगा? खासतौर पर सोशल मीडिया की जो नेगेटिव इमेज है, जो उस तरह की इस्तेमाल की जाती हैं, उस पर कितना लगाम लगेगा? नमस्कार। सोशल मीडिया पे आज जो एडवाइजरी आई है जी, उस एडवाइजरी में सबसे महत्वपूर्ण बात जो रखी गई है वो है जो 24 घंटे में किसी भी अगर घटना या कोई इस तरह की मिसयूजिंग या मिसहैपनिंग्स दिखाई दे रही हैं तो उस पे जो कार्रवाई करने का जो दिशा निर्देश है वो अराउंड 24 घंटे का टर्न अराउंड टाइम रखा गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आउट ऑफ जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं भारत के अंदर, करीब एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 40 करोड़ के आसपास है, जिसमें अधिकतर लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं, ट्विटर से जुड़े हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की एक भी तत्कालिक रिपोर्ट आई हुई थी जिसमें यह बताया गया है कि अराउंड जितनी भी पॉपुलेशन महिलाओं की सोशल मीडिया पे एक्टिव है उसमें 60% महिलाओं पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस तरह की हिंसाएं दिखाई देती हैं, इस तरह के इश्यूज दिखाई देते हैं। और इसमें करीब करीब 24% महिलाओं ने यह कबूला कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को इस वजह से डाउन कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए भी, क्योंकि भारत में इस तरह की घटनाओं पे बहुत जल्दी ध्यान नहीं जाता है। सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल फेक प्रोफाइल्स का भी चलन है, तो उस पे भी सरकार को और एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी। ठीक है, जब बढ़ेंगे प्रेम शंकर की ओर। प्रेम भाई, जो आज देखें जिस तरह से जो दिशा निर्देश आए हैं वो कितने प्रभावी होंगे? आप ऐसे पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, 2 चीजें हैं। आपने अभी जब विषय की प्रस्तावना रख रहे थे तो उसने आपने एक बात कही कि सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उपयोग है और नकारात्मक उपयोग बढ़ा है। जी, मसला यह है कि सकारात्मक नकारात्मक से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो सोशल मीडिया का विध्वंसात्मक इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बड़े दूरगामी परिणाम हो रहे हैं। जी, होता क्या है कि जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमेशा अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन उसके साथ जो कंपल्सन्स लगे हुए हैं, जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो कर्तव्यों की सीढ़ी है, उसकी हम चर्चा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा संकट है कि जब भी कोई भी अधिकार या कोई भी व्यवस्था, कोई भी नया टूल जब तक वो दायरे के अंतर्गत, मानक के अंतर्गत होता है, तब तक तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। लेकिन जैसे ही वो अब्सोल्यूट हो जाता है, आत्यांतिक हो जाता है, वो तानाशाह या आप ये समझ लीजिए कुछ श्रृंखल हो जाता है, उसके अलग तरह के दुष्परिणाम आते हैं। सोशल मीडिया का दुर्भाग्य से जो मौजूदा दौर है उसी की ओर बढ़ रहा है। जो आज सरकार के दिशा निर्देश हैं वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया के अलावा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी जो हम लोग देखते हैं, तमाम जो हम घर पे बैठ के जो है अपने मोबाइल्स पे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मूवीज और वेब सीरीज और तमाम सीरियल्स देखते हैं जिनको हम ओटीटी कहते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है न्यूज के, उन पर भी तमाम अंकुश लगाने की एक व्यवस्था जारी की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के देखिए 2 अंग है। एक तो अंग है कि जिसमें सरकार की ओर से हस्तक्षेप होगा, लेकिन इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो है सेल्फ रेगुलेटरी है।
यानी कंपनियों को स्वतः उपाय करके उसके सुधार करना पड़ेगा। कोई दबाव नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, अनावश्यक दबाव नहीं है, सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है। इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन तो यह है कि अगर अभी जिस तरह की बात की, महिलाएं ऑनलाइन अब्यूज की बड़े शिकार हैं, उसको अगर उस तरह के कोई पोस्ट आते हैं तो आपको उसको 24 घंटे में उसको हटाना होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अभी आपने हाल में देखा, आज जब आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मामले को बता रहे थे तो उन्होंने एक प्रकरण का जिक्र भी किया था कि लाल किले की घटना के जिसने भारत के गौरव पर सवाल उठाया, राष्ट्रीय पर्व को प्रभावित किया, उस घटना से जुड़े हुए जो भी ट्वीट्स हैं, उसके समर्थन में जो ट्वीट्स हैं और पुलिस कार्रवाइयों का अनावश्यक विरोध से जुड़े जो कंटेंट है, उसको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जारी रखे हुए हैं, और जब वही घटना अमेरिका में होती है तो उसको दूसरे संदर्भ में लिया जाता है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि एक तो सभी जो सोशल मीडिया कंपनियां, खासकर जो बड़ी इंटरमीडिएटरी हैं जिनका बड़ा प्रभाव है, उनको अपना दफ्तर भारत में रखना होगा। इसके अलावा उनको अपने यहाँ जो नियम कानून है उनके कंप्लायंस के लिए एक ऑफिसर रखना होगा, एक कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा, और ये सभी भारत के लोग होंगे, भारत की एजेंसियों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये इसलिए जरूरी है कि इसके आधार पर उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा सके। यहाँ मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि जो अभी भी जो नियम कानून बनाए गए हैं वो कहीं भी अब विचारों को या जो नए आइडियाज आ रहे हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसको बाधित नहीं कर रहे हैं। प्रतिबंध जो उसके साइड इफेक्ट हैं उसको कम करने के लिए किए गए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये नियम कानून है। ठीक है अनूप जी, मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा, आपने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि महिलाओं को लेकर के जो 24 घंटे में कार्रवाई करने या पोस्ट हटाने की बात कही थी, एक और उसमें प्रोविजन है कि 36 घंटे में दूसरी चीजों पर भी करना है। मेरा सवाल ये है कि 24 घंटे और 36 घंटे जो हैं उन्होंने सरकार ने प्रोविजन किए, ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अगर हम कोई पोस्ट करते हैं कोई भी, तो वो उसको वायरल होने में टाइम नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि 24 घंटे और 36 घंटे जो एक टाइम लिमिट तय की गई है, ये कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए, क्योंकि मैसेज तो सर्कुलेट हो गया जी। इस पे दो चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट जो है उसको फिल्टर आउट करने के लिए वो मैनुअल फिल्ट्रेशन नहीं होते हैं। उसमें जो भी फिल्ट्रेशन होते हैं वो एआई बेस होते हैं, रोबोट बेस होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसको किया जाता है। अच्छा। बॉट्स चेक करते हैं। आप 40 करोड़ प्रोफाइल्स में किसी को मैनुअली एक पर्सन को असाइन करके, एक टीम को असाइन करके ये चीज नहीं तय कर सकते, नहीं रोक सकते कि किसने कौन सा कंटेंट किस रेफरेंस में शेयर किया है। तो उस पे एक सेट ऑफ लिमिट्स पे जब तक रिक्वेस्ट नहीं आती हैं तब तक टीम एक्शन काम पे नहीं आती है। तो एक्शन पे आने के लिए उनको एक नंबर ऑफ लिमिट्स पे उनको इंडिकेशन चाहिए होते हैं। जैसे रिपोर्ट अब्यूज का एक ऑप्शन होता है, या उसमें बहुत सारे फेसबुक में अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे उन्होंने कॉलम्स और मेथड्स उसमें दिए हुए हैं, कैटेगरीज दी हुई है कि जिसमें आपको जाकर के चूज करना होता है कि आखिर किस चीज पे आप इसको रिव्यूट कर रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्रोसेस करने के बाद ही उस पर एक्शन लिया जा सकता है। डेफिनेटली ये टाइम, जो टर्न अराउंड टाइम 12 घंटे या 24 घंटे का जो भी दिया गया सरकार की तरफ से, मुझे लगता है ये भी कम पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंटेंट को फिल्टर करने में ही उस रिजल्ट पे आने पे ही मेरे ख्याल से 20 से 22 घंटे 24 घंटे लग जाएंगे। अच्छा। तो उस पर एक्शन लेने में ये समय अब कंपनीज को तय करना पड़ेगा कि कैसे कर रहे हैं। अगर वो फिजिकल कॉल सेंटर बनाते हैं, जो कि आज तक कोई भी सोशल मीडिया देश के अंदर जो एक्टिव है, किसी के पास भी फिजिकल कॉन्टेक्ट सेंटर नहीं है जहां पे आप किसी एम्प्लॉय या किसी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात करके उनको अपनी कंप्लेंट कह पाए। बीइंग अ सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट, मेरे पास लोग गूगल करते हैं और कई बार उनकी प्रोफाइल जब हैक हो जाती है या इस तरह के कोई इश्यूज होते हैं तो वो मुझे पर्सनली इनबॉक्स करते हैं। हो सकता है मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, लेकिन मैं उनको रास्ते बताता हूँ। तो इस तरह की चीजें अब सोशल मीडिया कंपनीज को भी अपॉइंट करनी चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए, जहां पे लोग इजिली अपनी बात कह सके, बता सके। अच्छा, ठीक। प्रेम भाई, मैं आपके पास आऊंगा। अब ये चीज ये है कि अभी मैंने जो रिसर्च आई है, एक रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया है कि 30% सोशल मीडिया पे ऐसे अकाउंट हैं जो बोगस हैं, जिनका इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कंपनियां गलत तरीके से करती हैं। इस पे खास लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसी का फायदा उठा करके जो चीजें नेगेटिव पब्लिसिटी है या फिर उसका एक बाजार तैयार हो गया है। निश्चित तौर पे इस पे अनूप जी शायद ज्यादा विस्तार से बताएंगे, लेकिन देखिए जो आम तौर पे क्या है कि ये एक अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है सोशल मीडिया। ये ब्रांडिंग और प्रोफाइलिंग का और बज क्रिएट करने का एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। ठीक है। और इसीलिए आप देखिए कि धीरे धीरे ये सारे प्लेटफॉर्म काफी हद तक पेड होते जा रहे हैं। और अगर आप
पे नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी प्राइवेसी से कहीं न कहीं समझौता करना पड़ रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन शेयर करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे प्लेटफॉर्म को कहीं न कहीं रेगुलेट किया जाना जरूरी है। आप देखिए, मैं अभी उत्तर प्रदेश में एक हाथरस की घटना हुई थी, उस घटना को लेके अभी कल सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उसका जो डाटा एनालिसिस हुआ, उस घटना को लेके जो भड़काऊ ट्वीट थे उसमें अधिकांश ट्वीट बांग्लादेश या पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से थे। बिल्कुल। इसी तरह तमाम ऐसी घटनाएं हैं। अब हो क्या रहा है कि ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनकी कोई सोशल मीडिया की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि बाउंड्री टूट रही है, विचार कोई भी कहीं से रख सकता है, लेकिन ये बहुत जगहों पे, बहुत से राष्ट्रों की संप्रभुता में, बहुत से प्रदेशों की कानून व्यवस्था में और दूसरी चीजों में एक असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉट अकाउंट है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, आप उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं, और इसलिए उस कानून व्यवस्था के जो नियामक है उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी होती है। इसीलिए इसमें एक प्रावधान सरकार ने यह भी किया है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास अपने यूजर वेरिफिकेशन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाएगी तो अपने आप में इसका बहुत बड़ा अंतर आएगा, क्योंकि जो भी यूजर सोशल मीडिया पे है, अगर वो वेरीफाई होगा, उसकी एक रीच, उसकी जानकारी होगी, उसका पता होगा, उसकी पहुंच होगी, तो एक तो उसकी जवाबदेही सरकार भी तय कर सकेगी, और एक यूजर के रूप में जब मुझे पता है कि मेरी पहचान जाहिर है, मैं पकड़ा जा सकता हूं, मैं जाना जा सकता हूं, व्यवस्था या नियामक एजेंसियां मेरे तक पहुंच सकती हैं, तो शायद मैं खुद अपने आप में एक जवाबदेह की भूमिका निभाऊं, ज्यादा जिम्मेदारी से कर सकूं। तो इसलिए ये प्रावधान तो बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ पे रुकूंगा। प्रेम अनु भाई, एक जैसा कि प्रेम भाई ने कहा कि वेरिफिकेशन की बहुत जरूरत है। हम ये देखे हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या पब्लिक फिगर हैं, उनके अकाउंट तो वेरीफाई होते हैं, लेकिन आम लोगों को हो सकता है कि आदमी विशेषज्ञ हो, आप जैसे सोशल मीडिया विशेषज्ञ, और दूसरे भी होते हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी एक पब्लिक फिगर तो होते ही हैं, लेकिन उनको आम आदमी मान के उनका अकाउंट वेरीफाई न करना या इस चीजों को करना, तो क्या कितनी कठिनाई है? आखिर दिक्कत क्या है? आप अगर वेरीफाई उनको कर सकते हैं तो दूसरों को भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पे प्रेम जी ने जो बताया कि बॉट अकाउंट्स और फेक अकाउंट्स पे, ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। पूरा का पूरा जो बिजनेस है सोशल मीडिया का, वो उसको समझना पड़ेगा आपको, आखिर क्यों नहीं करते। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी ये एड कैंपेन्स, इनके जो रेवेन्यू मॉडल है, वो रेवेन्यू मॉडल इनका एड कैंपेन से आता है, और किसी भी सोशल मीडिया का जो एड कैंपेन होता है, उसकी जो कॉस्टिंग तय करते हैं, वो पर रीच पे तय करते हैं, पर यूजर एक्शन पे तय करते हैं, पर क्लिक पे तय करते हैं। अब अकाउंट्स अगर फेक हैं या वो रियल अकाउंट्स है, सपोज करिए कि आज 40 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं, और उसमें से हम मान के चलते हैं कि अगर 30% 20% जो फेक अकाउंट्स हैं हटा देने पर कि उसकी मतलब सोशल इम्पैक्ट पे कितना, मतलब सोशल रेवेन्यू पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। आज एज ए क्लाइंट अगर मुझे 10 रुपए में या 100 रुपए में 500 लोग देख रहे हैं, अगर उसमें से 20 लोग फर्जी हैं, तो वो 20 लोग का कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा रियल लोगों तक पहुंचेगा। दूसरा कि सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी ट्रेंड है, जो आम जन मानस होता है, यानी कि जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स हैं, जो लोग हैं, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं फेसबुक कैंपेन्स पे, बशर्ते कि जो फेक होते हैं वो रियल प्रिटेंड करने के लिए वो ज्यादा एक्टिव होते हैं उन अकाउंट्स पे या उन एड्स पे, जहां से वो बॉट्स या क्लिक्स के थ्रू जो है वो उसको जनरेट करते हैं। तो ये उनके टोटल रेवेन्यू पे एक तरीके से चोट पहुंचेगी अगर वो इस तरह से अकाउंट काम करते हैं। तो वेरिफिकेशन ना कर पाने के पीछे भी इनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर कोई, जैसे आज जर्नलिज्म के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स खुल जाते हैं जी, बहुत सारे, उस पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी खोल ले रहा है, कोई भी कैसे भी कर ले रहा है। तो सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की ही बेस पे उनका पूरा बिजनेस रेवेन्यू मॉडल डेवलप है। जितने ज्यादा लोग होंगे, चाहे वो सही हैं या गलत हैं, उतनी ज्यादा उनको व्यूज मिलेंगे, उतनी ज्यादा उनको हिट्स मिलेंगे, और उस हिट्स पे ही उनका रेवेन्यू ड्राइव होगा, वही वो क्लाइंट के सामने रखते हैं और उसी पे वो चार्ज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे ये काम नहीं करते हैं लोग। मोटे मोटा तौर पे जो वेरिफिकेशन से ज्यादा जो नॉन वेरीफाई अकाउंट हैं, उनका पूरा बिजनेस मॉडल उसी पर रन करता है, क्योंकि जो वेरीफाइड है, जो बोनाफाइड है, आप उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बॉट अकाउंट हैं, जो फेक अकाउंट हैं, आप उनका बज क्रिएट करने में, रेवेन्यू जनरेट करने में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही इसी तरह से इंफॉर्मेशन के नाम पे भी हो रहा है, जो तमाम पोर्टल्स तमाम फर्जी चला के और तमाम इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही हैं। और आप देखें कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, और ये इनिशिएशन केवल भारत में नहीं शुरू हुआ है। आज ही ऑस्ट्रेलिया ने भी कानून पास किया है कि जो भी फेसबुक है या गूगल है या जो भी इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म हैं, सर्च इंजन्स हैं, अगर ये किसी कंपनी की न्यूज शेयर करती हैं, किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की न्यूज शेयर करते हैं, तो उनको उस मीडिया प्लेटफॉर्म को पे करना पड़ेगा।
जो सूचना निर्बाध होने में कोई संकट नहीं है, लेकिन निर्बाध होने के साथ साथ जब वो अत्यांतिक हो जा रही है, मतलब दुरुपयोग की ओर बढ़ जा रही है, उसके गलत हाथों में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उसके रेगुलेशन की कोई ना कोई व्यवस्था निर्धारण करना जरूरी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक और दिक्कत है, मैं अनूप जी आपसे समझूंगा, तो ये जो आज जो एडवाइजरी जारी की उसमें दो चीजें बताई गई हैं कि एक इंटरमीडिएटरी होगा और एक सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। तो ये क्या है, इसके अंतर को मैं समझना चाहूंगा कि इसमें इंटरमीडिएटरी में कौन है और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरफेरी में कौन कौन से हैं, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहूंगा। देखिए, इन दोनों ये टर्मोलॉजीज का डिफरेंस है। हाँ। जैसे कई ऐसी घटनाएं जिसमें तुरंत कार्रवाई करनी हो या बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की गई हैं, उसको एक कैटेगरी में डाला गया ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो बहुत ज्यादा जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल है, नेशनल इश्यूज पे है, या कोई ऐसी इश्यूज या पूरी फेक सिंड्रोम पे चल रही है, उसको अर्जेंट बेसिस पे रिजॉल्व करने के लिए इसको इन्होंने कैटेगरीज पे डाल दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लेवल पे जो घटनाएं होती हैं वो अधिकतर लो लेवल की प्रोफाइलिंग पे होती है। किसी ने किसी का प्रोफाइल हैक कर लिया या किसी की प्रोफाइल पायरेसी कर ली, डुप्लीकेसी कर ली। और एक हो गया कि जहां पे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत वक्तव्य निकाल दिए गए, कुछ ऐसी चीजें जिससे देश में दंगा भड़क सकता है, कुछ ऐसी चीजें जिससे मॉब लिंचिंग शुरू हो सकती है। तो इन दोनों सेगमेंटेशंस को के लिए एक प्रॉपर बैरिकेटिंग उन्होंने क्रिएट कर दी है। इसमें मैं वैल्यू एडिशन कर दूं कि इसमें बेसिकली जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरी, इसमें जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म है जिनका अपना इम्पैक्ट बड़ा है, जिनकी रीच बड़ी है, उनको रखा गया। और जिस तरह से जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी दूसरी है, जैसे जो छोटे प्लेटफॉर्म है जिनका अभी उतनी रीच नहीं है, जिनका वो उनको रखा गया है। तो मतलब एक तरह से जो बड़े प्रभावी हैं उनके लिए उनको सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में रखा गया, और इसीलिए उनके लिए जो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं कि जो सिग्निफिकेंट है उनको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन रखना होगा, ये सब जिम्मेदारियां उनके लिए तय की, ताकि किसी को अगर कुछ होता है तो वो पकड़ा जा सके। हाँ, ये जरूरी है ना, क्योंकि आप बड़े प्लेटफॉर्म हैं, अगर 40 करोड़ यूजर का एक प्लेटफॉर्म है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, और आपकी रीच बड़ी है। आपके प्लेटफॉर्म पर होने वाली एक घटना पूरे देश के आंतरिक सेटअप को प्रभावित कर रही है। तो ऐसे में आपकी जवाबदेही भी ज्यादा बनती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक के जो ऑडियंस है वो अराउंड 33 करोड़ के आसपास है, और वही इंस्टाग्राम पे ये जो है करीब 23 करोड़ के आसपास है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। ट्विटर है, ट्विटर सबसे तेज फास्ट काम करता है, लेकिन इसके यूजर सबसे कम है। अराउंड मेरे ख्याल से 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ यूजर ही इस पे ट्विटर पे एक्टिव है। लेकिन अगर कोई चीज ट्रोल होती है तो सबसे पहले वो हैशटैग के तौर पे ट्विटर पे आती है जी। तो जो दोनों वर्जन्स हैं, जैसे जो प्रेम जी ने बताया, ये कि जो बेस्ड ऑन यूजर बेसिस पे कि जिनकी ज्यादा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, प्लस एज पर द कॉन्टेक्स्ट की इम्पैक्ट बेसिस पे कि जिसपे ऐसे जैसे किसी चीज पे ट्रेंड तय हो रहा है और उसके यूजर्स कम है। मान लिया भी नया एक प्लेटफॉर्म आया है कू, भारतीय प्लेटफॉर्म है, तो उस पे भी हमको हो सकता है यूजर बेस उसका ट्विटर और फेसबुक के बराबर नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेंट उस पर सर्कुलेट हो रहा है जो कि ट्रेंड सेट कर दे रहा है आगे चल करके, तो हमें उस पे भी उसी तरीके से कार्रवाई करनी है अगर वो जस्टिफाइड है इन दोनों मैटर्स में। ठीक है प्रेम भाई, एक चीज मैं आपसे ही संबंधित पूछना चाहूंगा कि जो कंटेंट है, कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जानते हैं। खासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो जहां तक मुझे जानकारी है कि क्या उसके लिए भी किस तरह का गाइडलाइन आज आई है, सरकार ने कहा है शायद कि उस पे मीडिया का जो मीडिया के नियम कानून है वही लागू होंगे, क्या इस तरह इसको थोड़ा समझना चाहिए? नहीं, इसको देखिए, जैसे हम जो भी मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो मीडिया हाउसेज हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो रेगुलेटेड मीडिया, रेगुलेशन से मेरा तात्पर्य यह है कि जो नियम कानून की प्रक्रियाओं से बधा हुआ है, जो प्रेस एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम्स हैं, आपके जो मीडिया के एथिक्स हैं कि आपको क्या पब्लिश करना है, क्या नहीं पब्लिश करना है, किसी खबर को पब्लिश करने के लिए किन किन मानकों का ध्यान रखना है, वो तथ्यात्मक है कि नहीं, उसकी जांच करनी है, संबंधित पक्षों से आपको उसमें बात करनी है, उसमें कोई दुर्भावना, दुराग्रह नहीं होना चाहिए, कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, सांप्रदायिकता, हिंसा को बढ़ावा नहीं होनी चाहिए, जो संविधान के मानक है ना, अनुच्छेद 19 के तहत, जिसके तहत मीडिया को ये स्वतंत्रता मिली हुई है, उसके साथ जो निर्बंधन है उसका पालन करना होगा। ठीक यही चीजें अब जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिनकी अभी तक जवाबदेही तय नहीं हो पा रही थी, ये उनके लिए भी रेगुलाइज किया गया है कि आप कुछ भी नहीं चला सकते हैं। आप देखते होंगे कि कुछ भी हेडलाइंस बन जाती हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो जाती हैं और 2 मिनट में डिलीट हो जाती हैं, लेकिन तब तक वो अपना बज क्रिएट कर चुकी होती है, अपना दुष्प्रभाव क्रिएट कर चुकी होती हैं। अभी हाल में आपको याद होगा, अभी जो 26 जनवरी की घटना हुई थी किसान संगठनों के आंदोलन के संदर्भ में, तमाम वरिष्ठ लोगों ने ट्वीट कर दिया कि दिल्ली
पुलिस की गोली से किसान की मृत्यु हुई, और जबकि बाद में दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी किया तो पता चला कि वो ट्रैक्टर को जब वो नचा रहा था तब ये घटना हुई। तभी हुई। तो और इसी आधार पे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे खबरें चल गई। तो यहाँ पे जो इनकी जवाबदेही तय करने की बात है कि आप फैक्ट वेरीफाई करिए। अगर आप गलत फैक्ट चलाते हैं, आप उसको तुरंत सही नहीं करते हैं, उसका खंडन नहीं करते हैं, उस पर संबंधित पक्षों की बात नहीं करते हैं, दुर्भावनापूर्ण ढंग से अगर कंटेंट रखते हैं, तो उसमें आपकी जिम्मेदारी, जो नियम कानून है, जो तय प्रक्रिया है, उसके तहत अब आपकी भी तय होगी। ये उसको रेगुलाइज किए जाने के बाद है। अनूप जी, ओटीटी के लिए क्या कुछ है, या वही जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसी के नियम कानून उस पर लागू होंगे? क्योंकि हम अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखें, जो अभी तमाम वेब सीरीज आई हैं, जिस तरह से उसमें कंटेंट का इस्तेमाल होता है, जिस तरह से उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग है उनकी, वो काफ़ी आपत्तिजनक है। उस पर सवाल भी उठे हैं, कुछ लोगों ने पसंद भी किया, कुछ लोगों ने ना पसंद भी किया। तो उस पर भी को लेकर के क्या नियम कानून है, या सेंसर बोर्ड द्वारा जो फिल्म प्रमाणन हमारा संस्थान है उसी की गाइडलाइन उस पर लागू होंगी? डेफिनेटली जो भी पब्लिकेशंस जहाँ पे भी निकल रहे हैं उस पे प्रॉपर गाइडलाइंस तो होनी चाहिए। और अगर एक सेंसर बोर्ड हमारे देश में बना हुआ है और जो चीज़ों को रेगुलाइज करता है, मॉनिटर करता है, देखता है, तो डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी उसके अंतर्गत रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। टीवीज का चलन अब कम होता जा रहा है, मोबाइल पैटर्न्स पे लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, मोबाइल एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी और उनके कंटेंट्स को भी देखना जरूरी है। दूसरा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, सरकार को इस पर भी देखना चाहिए कि टिकटॉक के बैन के बाद से फेसबुक पे भी जो है बहुत सारे फेसबुक जैसे या इंस्टाग्राम जैसे लोगों ने अपनी स्टोरीज निकालनी शुरू कर दी, वीडियो शेयर, जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस के मार्केट को अपलिंक किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म से भी जो वीडियो कंटेंट शेयर हो रहे हैं उस पर भी सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूसेंस इस पे भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो कोई भी उम्र का बच्चा है, मान लीजिए हमारे घर में छोटा लड़का है या बेबी है, किसी परिवार में कोई भी ऐसा है जो उस सोशल मीडिया की पे पास कोई ऐसा नहीं कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, बच्चे इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अगर उस पर इस तरह के कंटेंट्स पढ़ेंगे तो ये कंटेंट उसको भी रेगुलाइज करना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई भी वीडियो कंटेंट्स पढ़ रहे हैं, बता ओटीटी या किसी भी उसको सेंसर बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए, अगर एंटरटेनमेंट के नाम पे बेचा जा रहा है। मेरा ठीक है। प्रेम भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा। एक चीज़ है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और तेजी से वो बदलती भी रहती है, तो उसके लिए जो नियम कानून बनते हैं वो धीरे धीरे जाहिर सी बात है, नियम कानून तो अपनी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन तकनीक तो तेजी से बेतहाशा स्पीड से चलती है। वो जो गैप है ना, वो कहीं ना कहीं ये नहीं होता है कि हाँ एक समय आ जाता है कि हाँ जो हमें कानून बनाए वो अप्रासंगिक हो गए, उनके जो वर्तमान की इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। देखिए, कानून का काम ही यही है कि प्रासंगिक होना, और इसीलिए आप देखिए कि समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। आखिर 8-10 साल के प्रभावी इम्प्लीकेशन के बाद अब सोशल मीडिया पे रेगुलेशन की बात आ जा रही है ना। पिछले 8-10 साल से ये खुला प्लेटफॉर्म था, जैसे चाह रहे थे वैसे इस्तेमाल हो रहा था। जब लगा कि इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है, इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसके लिए कानून लाया गया। आपका आईटी एक्ट मजबूत किया गया, उसमें तमाम चेंजेस हुए। आप देखिए आज की तारीख में साइबर क्राइम अपने आप में मेन फोकस का हिस्सा होता जा रहा है, तो इसलिए उसके लिए संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें जो भी बदलाव होंगे, जो भी चेंज होंगे, जो नए चैलेंजेस आएंगे, उसके आगे कानून और नियमों में भी बदलाव होगा, और ये किया जाना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम को हम यहीं पे देंगे विराम, क्योंकि समाचार लेकर कुछ ही देर में हाजिर होंगे अनुराग श्रीवास्तव। फिलहाल बने रहिए DD UP पे। नमस्कार।